नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कोरोना आने के बाद पहला बजट आज, टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद कम, ज्यादा आमदनी वालों पर लग सकता है कोरोना सेस। आम बजट पेश होने से पहले संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक 2021-22 के केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्ताव होगा पारित। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा, भीमताल में बनेगा हेलीपैड, निर्माण को लेकर डीएम को दिए गए निर्देश। उत्तराखंड कैबिनेट में कई फैसले मंजूर, 8 फरवरी से खुलेंगे सरकारी और निजी स्कूल, सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक। बद्रीनाथ हाईवे पर कार गहरी खाई में गिरी, हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत, सीएम त्रिवेंद्र ने जताया दुख। मसूरी की झड़े पानी, राजपुर पैदल मार्च का निरीक्षण, पर्यटन सचिव दिलीप जवालकर ने किया निरीक्षण, स्थल को विकसित करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से बड़ी खबर बताते हैं आपको। गाजीपुर पहुंचा उत्तराखंड कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। देहरादून से खबर आपको हम बता रहे हैं, गाजीपुर पहुंचा है उत्तराखंड कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल। किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है। तो वहीं आपको बताते चले, गाजीपुर बॉर्डर में लगातार किसान जुट रहे हैं, किसानों को लगातार समर्थन मिलता चला जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है। केंद्र सरकार से की है कृषि कानून वापस लेने की मांग। किसान आंदोलन के समर्थन में ये प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा है। गाजीपुर बॉर्डर में किसानों की पहुंचने की जो चीजें वो लगातार पहुंचती चली जा रही हैं, किसान लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। और कुछ ही घंटे बाद बजट पेश होने वाला, उम्मीदों का बजट इसे कहा जा सकता है। इसको लेकर के लोगों की क्या कुछ राय, लोगों का क्या कुछ कहना दिखाते हैं। आसानी हो ही जाती है किसी ना किसी रीजन से, जैसे फ्यूल का ही दाम आसमान छू रहा है, तो आम इंसान जो कमाता है, जैसे रोज आता जाता, लॉकडाउन के बाद जो कंडीशन है हम लोग का यहाँ का, कि जो कम खर्च में आते जाते थे अपने ऑफिस, अब लॉकडाउन की वजह से उसका पेमेंट भी कम हो गया है। दूसरी बात है कि उसको बाइक का इंस्टॉलमेंट भी भरना है। दूसरी बात है घर भी चलाना है, या फिर घर नहीं भी चला रहा, अगर बैचलर है तो थोड़ा बहुत परेशानी हो जाता है, तेल भराना, सैलरी कमाना, तो ऐसा सा कुछ कंडीशन है। उसके बाद फिर से अगर बजट का बात हो तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही लाइफ में, लेकिन कब तक होगा ये तो कोई गारंटी नहीं है। मतलब आप ये चाहते हैं कि आम लोगों को इसमें आसानी मिले, छूट मिले? कुछ नहीं, छूट का तो इसमें कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि ऐसा तो होने वाला है नहीं। इसी में एडजस्ट करके जीना फिर से सीखना होगा लोगों को, और क्या। जैसे गवर्नमेंट चल रही है हम लोग को उसी तरह से चलना पड़ता है, और क्या, जिसी तरह से करना पड़ेगा हम लोगों को बस। और आपको बताते चले, आज बजट पेश होने वाला, कुछ ही घंटों में बजट पेश होने वाला, तो कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि शेयर बाजार में भी इसका असर काफी ज्यादा तौर पर देखने को मिल सकता है। बजट में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान, लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि कोरोना का काल जो लोगों ने देखा है, लोगों की जो जिंदगी थी वो पटरी से उतर गई थी, अर्थव्यवस्था में भी काफी असर पड़ा था, लेकिन अब लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। उत्तराखंड के लक्सर में आम बजट 2021-22 को लेकर के नौकरी पेशा, गृहिणी, किसान और व्यापारियों ने आने वाले बजट को लेकर के अपनी राय रखी है। लोगों ने क्या कुछ कहा है आपको दिखा देते हैं। व्यापारी को बहुत उम्मीद है। अभी 8-9 महीने तक कोरोना काल रहा है, इसमें व्यापार बहुत डाउन हुआ है इस दौरान। तो व्यापारियों को उम्मीद सरकार से ये है कि एक तो बजट में कोई नए ऐसे प्रावधान न किए जाएं जिससे कि व्यापारियों पर और ज़्यादा भार पड़े। व्यापार पहले से ही पतन की तरफ है। दूसरा, जो व्यापारियों की बैंक में सीसी लिमिट हैं, उन पर सरकार अगर किसानों की सीसी लिमिट की तरह अगर कुछ छूट दे दे, जैसे किसानों को केसीसी कार्ड पर दी जा रही है, तो व्यापारी को आसानी होगी। और साथ ही जो महंगाई बढ़ी है उसको कम करने के प्रयास बजट में होने चाहिए। उम्मीद तो इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं 2 महीने से ऊपर वहाँ बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, और कानून जो कृषि के ऊपर इन्होंने बनाया है और खेती के संबंध में ये बजट कैसा पेश कर देंगे, हमें तो कोई विश्वास नहीं कि किसान का ही फायदा करेंगे, क्योंकि ये सरकारी किसान विरोधी है।
तो जब ये किसान विरोधी है तो हम कैसे मान लें कि ये हमारा फ़ायदा कर देगी। किसान हूँ, सबसे पहले मैं किसान हूँ एक, तो इसी वजह से मुझे कोई उम्मीद नहीं हो कि भारतीय जनता पार्टी जो बजट पास कर रही है, जो कुछ कर रही है, उसमें हमें कुछ लाभ होगा, क्योंकि किसानों की दुर्गति हो रही है, हर तरीके से दुर्गति हो रही है। कोई लाभ नहीं है। नकद गन्ना बेच रहा है इंसान, जब परेशान हो रहा है वहाँ से नकद में भी दुखी हो रहा हो, कि मील में बेचने के लिए आ रहा है जब भी परेशान ही मान कर चलो। लाइनों की व्यवस्था देख सकते हो आप, हर बड़ी दुर्गति कर रखी है हर तरीके से, किसान परेशान है। इस वजह से मैं किसी भी तरह का उम्मीद नहीं कर सकता कि इस बजट में हमारा कुछ फ़ायदा होगा। पिछले कानून पास करे ये भी किसानों के हक में ही पास करे, और जो आगे को भी उम्मीद है सरकार से। पीछे सरकार ने जो है किसानों को ऐसा, पहले किसी सरकार ने किसानों के लिए सोचा ही नहीं भाई। अब 6,000 रुपये हैं, उससे भी उम्मीद लग रही कि अब जब बढ़ा के भी देगी। और यदि 6,000 रुपये किसान को एक साल में मिल रहे हैं तो यानी कि उसके एक ट्वेल का जो है बिल फ्री मिल गया, उसे पानी फ्री मिल गया किसान को। तो कांग्रेस ने तो सोचा ही नहीं, वो तो किसी को दे दिए किसी को नहीं दिए। इसने कम से कम 1 लाख तो सबको बराबर तो समझ रखे हैं। माजपुर में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता करके कक्षा 6 से 12 तक की सभी कक्षाओं को 8 फरवरी से खोलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से पूरी सावधानी के बीच कक्षाओं को संचालित करने के निर्देश दिए। आपको बताते चले कि कोरोना संक्रमण के बीच प्रदेश सरकार ने स्कूलों के खुलने पर रोक लगाई थी। कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम होने के बाद भी सरकार द्वारा कक्षा 10 और 12 की कक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खोला जाएगा और इससे पहले खोला जा रहा था। वहीं अब शिक्षा विभाग ने कोरोना वैक्सीन के आने के बाद कक्षा 6 से 12 तक के सभी कक्षाओं को 8 फरवरी तक खोलने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता करके बताया कि पूरी सावधानियां बरतने के साथ ही विद्यालय खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे स्कूल बहुत दिन से बंद थे। कल कैबिनेट ने बड़े मन से निर्णय लिया है कि 8 फरवरी से कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सभी क्लासों को खोल दिया जाए, जो अपने ऐतिहासिक निर्णय है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो अब तक अनुभव में आया है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, इनमें बहुत कम बच्चों को, बल्कि नाम मात्र बच्चों तक ये बीमारी पहुँची है, माने बच्चे इससे सुरक्षित रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग की जो गाइडलाइन है, गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है, उन सब का पालन करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने सामूहिक निर्णय लिया कि कक्षा 6 से लेकर 8 और 9 और 11, 10 और 12वीं की कक्षाएं पहले खुल चुकी हैं। हमने विधिवत SOP का पालन करते हुए हमने निर्देशित किया है। और मैं आपके माध्यम से सभी अधिकारियों को मैं पुनः निर्देशित करता हूं, हालांकि पहले हम बोल चुके हैं कि पूरे जो गाइडलाइन है इसका पालन किया जाए। सैनिटाइज़र हो गए, सोशल डिस्टेंस हो गए, इसका थर्मल स्क्रीनिंग हो गई, इन सब की प्रॉपर व्यवस्था किया जाए, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोरोना ख़त्म हो गया है या वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अपने आप को बचाना है, इस नाते सारी सावधानियों को पूरा करते हुए हम क्लासें खोलेंगे। उगराव घाटी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पांखो की बैठक जूनियर हाई स्कूल सौगौड़ में ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नेवेलिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पुगराव घाटी क्षेत्र में हर बूथ में बूथ कमेटियों का गठन करने के साथ ही पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया है। बैठक में पूर्व विधायक नारायण राम आर्य ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर के विधानसभा 2022 की तैयारी के लिए है। बूथ स्तर तक जाकर के कार्यकर्ताओं की बैठक करने के साथ ही कांग्रेस को मजबूत किया जाएगा। पिछले 4 वर्षों से पांखो क्षेत्र में विकास के नाम पर एक नई ईंट तक भाजपा सरकार के द्वारा नहीं लगाई गई है, जिसका जवाब यहां की जनता 2022 में अवश्य देगी। उत्तराखंड के प्रभारी माननीय देवेंद्र यादव जी ने जो दिशा निर्देश प्रदेश की प्रीतम सिंह जी को दिया, प्रीतम सिंह जी के आदेश पर जिला अध्यक्ष को दिया गया। उस जिला अध्यक्ष जी के आदेश पर आज जो ये गठन किया गया ब्लॉक में जाकर, ब्लॉकों के ब्लॉक अध्यक्षों के घाटी कांग्रेस कमेटी का जो है विस्तार किया, उसमें यूथ का भी गठन किया। यूथ में हमने देवेंद्र धानिक जी क्षेत्र पंचायत सदस्य चौसाला और लवी कुमार को अध्यक्ष का पद दिया। और नेतृत्व के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का गठन करना था, जिसमें 32 बिंदु हैं और बूथ कमेटियों का गठन लगभग हो चुका है। ब्लॉक कार्यकारिणी का भी विस्तार हुआ है और हम सब मिल करके 2022 की चुनाव की तैयारी कर रहे हैं।
राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जहां किसानों के आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया है, तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों का आरोप प्रतिरोध का दौर लगातार जारी है। उधम सिंह नगर में सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने एक प्रेस वार्ता करके किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र बताया। इस दौरान आंदोलन को 1984 दंगे को जोड़ते हुए आंदोलन को कुछ मुट्ठी भर लोगों की भूमिका बताते हुए कांग्रेस से जनों की मिलीभगत बताई है। सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने किसान आंदोलन में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सबूत के साथ बोलना चाहता हूं कि 84 दंगों में मुट्ठी भर लोगों ने पाप किया था, जो कि दर्जन भर भी नहीं थे। और आज जिस तरीके से बजट पेश होने वाला, इसको लेकर के निर्मला सीतारमण और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर यहां पर मौजूद हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ ही घंटे बचे हैं बजट को लेकर के। आज के इस बजट में काफी कुछ अहम ऐलान हो सकते हैं, कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। लोगों को काफी उम्मीदें हैं इस बजट से। बस कुछ ही घंटे बचे हैं जब बजट पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और मौके पर आपको बता दें हम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद है। इससे पहले वो मंदिर गए, वहां पर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो इसमें बजट कैद है। आपको बता दें कुछ घंटे बाद ही बजट पेश होना है। उम्मीदों का बजट ये माना जा रहा है। लोगों को काफी उम्मीदें कि कोरोना का काल लोगों ने झेला, जिसके बाद जो अर्थव्यवस्था थी वो भी काफी न कहीं डगमगा गई थी। लेकिन इस बार महिलाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, व्यापारियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। और कहा जा रहा है, अनुराग ठाकुर ने कुछ ही देर पहले ये कहा है कि ये बजट सबका साथ सबके विकास के रूप में देखा जा रहा है। सभी को इस बजट से लाभ पहुंचाया जाएगा और जिस तरीके से लोग उम्मीद लगा रहे हैं, ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ये कहना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं। किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया जा सकता है, कई योजनाओं का विस्तार भी किया जा सकता है। कुछ ही घंटे बाद बजट पेश हो सकता है और उससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक भी होने वाली है, जिसमें आपको बताते चले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं। यहां से वो राष्ट्रपति भवन जाएंगी। आज आम बजट पेश होने वाला है, उम्मीदों का बजट पेश होने वाला है। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं। कुछ ही घंटे में बजट पेश होने वाला है। 11 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा। लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो वहीं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ देर पहले पूजा अर्चना करी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा है कि लोगों को जो बजट से उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर खरा उतरेगा ये बजट। सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं इस बजट में हम। राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 11 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा, जिसमें लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आज उम्मीदों का बजट पेश होने वाला है, जिससे लोगों को काफी उम्मीदें हैं। किसान की अगर हम बात करते हैं तो किसानों को लेकर के कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, कई योजनाओं का विस्तार भी हो सकता है। तो वहीं रिटायर्ड लोगों को भी उम्मीदें हैं इस बजट से। और जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों की सैलरी में कटौती की गई थी और लोगों की नौकरी भी चली गई थी, तो कहीं ना कहीं लोग भी इस बजट से काफी उम्मीद लगा रहे हैं। अगर बात करते हैं महिलाओं की, तो महिलाओं को घर चलाना होता है, रसोई का सामान लगातार महंगा होता चला जा रहा, रसोई गैस महंगी होती चली जा रही है, उसको लेकर के लोग उम्मीद लगा रहे हैं। और लोगों का क्या कुछ कहना दिखाते हैं आपको। भैया क्या नाम है आपका? नाम है मेरा उपेंद्र गिरी। आज बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें करते हो आप यात्रा करते हुए ट्रेन में? क्या बदलाव चाहते हो आप ट्रेन में या रेलवे में, स्टेशन में? क्या बदलाव जो आपकी मांग? सर बदलाव तो यही चाहता हूँ कि सर रेलवे में सबसे पहले स्वच्छता होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए और स्लीपर के किराए थोड़े कम होने चाहिए, जनरल के भी किराए कम होने और लोकल ट्रेनें चलनी चाहिए सर। और जो मैं बता रहा हूँ कि स्टेशन ट्रेन में जो लाइट की सुविधा होनी चाहिए, वाईफाई की सुविधा होनी चाहिए। ये सब चीज़ें नहीं है। ये बस मैं रेलवे से यही उम्मीद करता चाहता हूँ कि यही हो जाए। बस स्वच्छता पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें।
सुरक्षा और स्वच्छता। हाँ बस। तो लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। आपको बताते चले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो गई हैं। 11 बजे इस बजट को पेश किया जाएगा। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। लोगों को इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। कहीं ना कहीं कोरोना का काल लोग झेला है, लोगों ने अपनी नौकरियां लोगों ने गंवाई है, उनकी सैलरी में कटौती हुई थी। आम आदमी इस बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड ब्रज मेरठ के संगठन मंत्री मनोज वर्मा ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए विहिप कार्यकर्ता 13 करोड़ परिवारों तक पहुंचेंगे तथा मंदिर के लिए समर्पण निधि लेंगे। ये अभियान 12 फरवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान मनोज वर्मा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के लिए राम जन्मभूमि निधि समर्पण समिति का गठन किया गया। इस समिति में विहिप व इससे जुड़े विचार परिवारों को जोड़ा गया है, जिन्हें हिंदू समाज से संपर्क का दायित्व दिया है। लक्ष्य हमने तय किया है। हम 5.25 लाख गांव और 13.5 करोड़ परिवार तक इस मंदिर के निर्माण के लिए संपर्क करेंगे। मंदिर के बारे में हम सबको जानकारी है कि अपना मंदिर 360 फुट लंबा, 265 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा, 2.77 एकड़ भूमि में अपना संपूर्ण मंदिर का निर्माण होगा। इसमें 6 एकड़ की भूमि में वहाँ का परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। मंदिर भव्यता के साथ साथ माता सीता की रसोई, जहाँ सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी मिल सके। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में जुट गई हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यूनिस चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन छोड़कर के आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय डॉक्टर यूनिक चौधरी अपनी वाहवाही करवाने के लिए इतना मदहोश हो गई कि कैमरे के आगे ही झूठ बोलते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में वह मुख्यमंत्री के सलाहकार और दर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। इसी बात पर कांग्रेस विधायक आदेश सिंह चौहान का कहना था कि यूनुस चौधरी ना तो कभी पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार रहे हैं और ना ही किसी पद पर वो रहे हैं। क्या लाना चाहता हूँ कि वो कभी भी मुख्यमंत्री के सलाहकार नहीं रहे, ना उन पर कोई ऐसा पद रहा। वो केवल हमारे आमंत्रित सदस्य थे PCC के, और वो अति महत्वाकांक्षा के चक्कर में उन्होंने पार्टी छोड़ी, क्योंकि वो पिछली बार भी कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। खबर टिहरी से है, जहां पर विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस टिहरी बांध प्रभावितों का विस्थापियों के नाम पर बेफजूल की राजनीति करना बंद करे। आपको बताते चले, विधायक धन सिंह नेगी ने बीजेपी कार्यालय नई टिहरी में प्रेस से मुखातिब होते हुए कहा कि हमारी सरकार ने टिहरी बांध प्रभावितों की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली में ऊर्जा मंत्री भारत सरकार के नेतृत्व में पहली बार बैठक हुई है, जिसमें टिहरी जनपद के तीनों विधायक एवं टिहरी सांसद, सिंचाई मंत्री व सिंचाई सचिव व TSDC और पुनर्वास निदेशक मौजूद रहे। और उस बैठक में निर्णय हुआ कि प्रभावितों का 415 परिवारों की समस्या का समाधान 2 माह में होगा। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कांग्रेस पहले अपना
अपना हिसाब किताब दें। फिर बांध विस्थापितों की बात करें, 2003 में जो कांग्रेस के नेता सरकार में थे, 2003 में जो नगर पालिका के बोर्ड में पदाधिकारी थे, उनको पहले बताना पड़ेगा कि टिहरी बांध विस्थापितों की 28 विभागों की आध-अधूरी संपत्ति को हैंडओवर क्यों किया गया। यदि सीवर नहीं बना था, पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ था, जमीन की समस्या का समाधान नहीं हुआ था, तो 2013 में राज्य सरकार ने 28 विभागों की परिसंपत्ति को अपने ऊपर लेने का काम क्यों किया है। आज पब्लिक इंटर कॉलेज जोईवाला में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड NMOPS कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री करण बोरा ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकारिणी की तरफ से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। वहीं इस पर NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष जीत मनी पेनुअली ने कहा कि 2005 से नई पेंशन नीति लागू की गई है, जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नापात्र ही पेंशन का प्रावधान है। उन्होंने सरकार से समस्या का निराकरण की मांग भी करी है। आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली अभियान के तहत ये जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का अवसर प्रदान हुआ और मैं समझता हूँ कि मैंने इन लोगों की मांग पर विचार विमर्श भी किया, जानकारी भी हासिल करी और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करेंगे कि इनकी जायज़ मांग का संज्ञान लेकर के इसका समाधान करने का प्रयास आप करेंगे। समस्या तो एक ही है कि जो 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में ये कर्मचारी सरकारी सेवाओं में आए हैं, उनको पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है और नई पेंशन स्कीम जिससे उनका भविष्य अधर में है, उसी को देखते हुए सभी कर्मचारी लगातार लामबंद हो रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS के तहत और पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS को उत्तराखंड के 42 मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। उसी के तहत हम प्रत्येक ब्लॉकों में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं और कर्मचारियों को इसमें जोड़ रहे हैं और कर्मचारी लगातार लामबंद हो रहे हैं और सभी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी और वाहनों की आपाधापी के बीच पहाड़ों की ऊंची नीची पगडंडियों पर पैदल चलने का जो आनंद आता है वह शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के साथ आने वाले स्थानीय लोगों को भी पहाड़ों पर चलने का जो एक नया अनुभव मिल रहा है और सभी लोग इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसी को देखते हुए पर्यटन सचिव दिलीप जावालकर ने झड़ी पानी राजपुर पैदल मार्ग का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने राहगीरों की आवश्यकता अनुसार पानी, हवा, घर, शौचालय आदि के स्थानों को चिन्हित करके इस स्थल को विकसित करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सर, कैसा लगता है आपको यहाँ के? बहुत बढ़िया लगता है। और आप जो इसमें जो है क्या कहना चाहेंगे, इसके लिए कैसे डेवलप होना चाहिए ये इलाका? हाँ, बस मेन चीज़ तो साफ सफाई है। जी। और जो लोग यहाँ पे आए, बेसिकली द टूरिस्ट हैव टू बी कॉन्शियस, क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल एरिया है। जी। तो इस वजह से हमको ये देखना पड़ेगा कि जो हाई वैल्यू टूरिज्म है उसी को प्रमोट किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि आप प्लास्टिक का बोतल, मैगी पॉइंट और वो सब के लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पक्षी बहुत अच्छे हैं। खबर नैनीताल से, जहां पर राज्य अतिथि गृह में अभिभावक एसोसिएशन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छात्र हितों से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इसमें मुख्यतः लॉकडाउन के समय अभिभावकों द्वारा उठाई गई फीस संबंधी मांग पर बात की गई। साथ ही साथ बताया गया कि संगठन के कुशल कैरियर काउंसलर सदस्यों द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी और प्रत्येक रविवार को छात्र छात्राओं के लिए नेचर वॉक फॉर और अन्य तरीके शारीरिक गतिविधियों और मनोरंजन के कार्यक्रमों को आयोजित किए जाने, ताकि कोरोना काल में मानसिक रूप से परेशान छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ सके। अभी हमारा एक लक्ष्य लेके हम चल रहे हैं। नैनीताल के जितने भी पब्लिक स्कूल्स हैं उनके द्वारा जो छात्र हित में, छात्र शिक्षा में जो कार्य किए जा रहे हैं, उन चीज़ों को लेके हमने ये मंच स्थापित किया हुआ है। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है। इस समय जो सबसे बड़ी समस्या अभिभावकों के सामने आई है वो फीस की समस्या आई हुई है। जैसा आप लोगों को भी ज्ञात है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा और उत्तराखंड सरकार द्वारा भी फीस के मामले में आदेश जारी कर दिए गए हैं। क्या विद्यालयों द्वारा
वो फीस माफ़ी की गई है या नहीं की गई है, किस अभिभावक का छात्र कहाँ पर बच्चा कहाँ पढ़ता है, उन विद्यालय ने वो फीस माफ़ की है या नहीं की है, उन चीज़ों को देखने के लिए इस मंच की स्थापना की गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।